कैंसर के बारे में अवेयरनेस होना हर एक आदमी के लिए जरूरी है बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अ डिजीज बल्कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ लाइफस्टाइल अर्ली डिटेक्शन और अवेयरनेस से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना एंड टुडे वी विल बी डाइविंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज prostate cancer. You must have seen in our previous episodes that we are bringing in guests from different locations to make you understand this topic better. Joining us today is Dr. Anup Kumar. He is a neuro-oncologist and has done his fellowship in the field of robotics from USA. He is a professor and head of Department of Urology and Renal Transplant at Safdarjung Hospital, Delhi. He is an internationally renowned robotic surgeon in the field of uro-oncology and renal transplant. Hello doctors, so welcome to our show today which is Beyond the Veil, and it's an absolute honor to have you with us today. How do you feel about it? I'm really excited because we're going to talk about a very common problem in India, and this is going to create awareness and also general population. So I'm really excited about it. So as you said, जैसे कि आपने बोला कि कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में और स्पेशली मेन में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सो हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर मेन जो है उनकी मेंस मेंटल हेल्थ भी और मेंस हेल्थ को भी ओवरऑल इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। जैसे कि मेन डजंट नो कि उनको एक यूरोलॉजिस्ट को जाके विजिट करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कैसे होता है, एज अ किड व्हेन दे ग्रो अप दे मीट देयर पीडियाट्रिशियन, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो जनरल फिजिशियन को जाके मिलेंगे, और जब प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा अपरेंट हो जाती है तब जाके यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही है, यहीं से उसको बात करना या अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करना चाहिए कि व्हाट इज एन यूरोलॉजिस्ट एंड कब कौन से कंडीशंस जो है मेन को यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जानी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, यूरोलॉजी बहुत ही ब्रॉड फील्ड है एंड इस स्पेशलिटी में सारे एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, बहुत मेल्स एंड फीमेल्स, और बच्चों से लेकर टीन एज ग्रुप वाले, एडल्ट एंड देयरफॉर जैसा आपने कुछ सही बोला कि पता होना चाहिए कब यूरोलॉजिस्ट पर जाना है। करेक्ट। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे आप बात कर रहे हैं क्या कॉमन चीज़ है और उसमें कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन उनमें ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा रैम्पेंट है, राइट? तो उसमें हर कोई बाहर जाकर उस वोकल होकर बात करता है, लेकिन मेन में जब प्रोस्टेट कैंसर की बात आती है तब जाके वो अपने सिम्टम्स पे डिस्कस नहीं कर पाते हैं पब्लिकली। दे फील दैट ये सब चीज़ें वीकनेस होती है, सो वो बहुत हेजिटेंट होते हैं कि फैमिली मेम्बर को भी बताएं या अपने डॉक्टर के पास जाकर भी ये सब चीज़ें सिम्टम्स जाके डिस्कस करें, या प्रोस्टेट कैंसर है ये चीज़ भी बोले। अब सही है कि बाय बर्थ हम देखते हैं, भाई साइकोलॉजी मेल्स की होती है कि हम चीज़ों को छुपाते हैं, बहुत स्पेशली अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को बताना नहीं चाहते कि भाई हाँ। हमें कोई दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम है, जिससे आप हमारे जो मैन को उनको लगता है कि वीकनेस होता है, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। मेरे को लगता है वो गलत है, हमारा माइंडसेट है। क्योंकि अगर आप ही स्वस्थ नहीं है तो फैमिली का ध्यान कैसे रखेंगे? अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? तो अगर आप उस बात को समाप्त में रखते हैं तो आपको वोकल होना पड़ेगा अपने। जैसे ब्रेस्ट कैंसर आपने बिल्कुल सही बोला कि फीमेल्स बड़ी अवेयर है, खुद आके बताती है, मेल्स नहीं बताते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो छुपाते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, लास्ट में आ जाते हैं, पर बताते हैं प्रॉब्लम। तो आई थिंक इस तरह के जो पॉडकास्ट इसका मेन एम यही है कि हम मेल्स को ये एक मैसेज दें कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को आगे आके बताना है और सही टाइम पे डायग्नोस करना है। करेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है कि वो अभी मेल भी अपने हेल्थ और वेलनेस में इंगेज करना चालू करे। They need to be proactive rather than being reactive about all these things, you know. So to start with real basic, तो सबसे पहले तो majority of the men doesn't even know कि what is prostate. तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रोस्टेट हिंदी में अभी हम इसको गदूद बोलते हैं। एक तरह का ग्लैंड है जो हमारे ब्लैडर जहाँ पर ये स्टोर होता है, उसके नीचे ये ग्लैंड होता है जो जी शेप होता है, और ये जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे ग्लैंड का साइज बढ़ता है। राइट। तो बचपन में बहुत छोटा होता है, जैसे बढ़ के 50-60 साल की साइज बढ़ जाता है। तो ये उस तरह का ग्लैंड है, और
इसका शुरू में काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल इम्पोर्टेंस है। 50 साल के बाद 60 साल के बाद उसका एज सच कोई फंक्शनल इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ओके, तो फिर टॉकिंग मोर अबाउट प्रोस्टेट कैंसर, आपको क्या लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंट्स अब ज़्यादा बढ़ गए हैं या पहले से कम हो गए? प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस हमारे इंडिया में शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा था, रहे हैं। लेकिन हम लोग उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। ओके, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में एक कॉमन मिथ है कि ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड की डिजीज है और ये डेवलपिंग नेशंस में नहीं होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक हमने स्टडी किया था जो है आज से 5 साल पहले, जिसमें हमने एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ऑफ इंडिया के बारे में एक आर्टिकल छपाया था, जिसमें हमने ये देखा कि जो जितने मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स इज प्रोस्टेट कैंसर, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य था, जो कि लोग सोचते थे कि प्रोस्टेट कैंसर तो बहुत ही नीचे आना चाहिए। हमारे इंडिया में ओरल कैंसर, लंग कैंसर इसको ज़्यादा समझा जाता है कि प्रेवलेंट है, बट प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत ऊपर है, इसलिए इंडिया में काफ़ी कॉमन। और अब क्या हुआ है कि पहले तो हम डायग्नोसिस नहीं करते थे, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास अवेयरनेस नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक टर्म होती है स्क्रीनिंग, PSA स्क्रीनिंग, जिसमें हम जो भी पेशेंट हमारे पास आता है 50 साल के बाद, जो मेल है, उसको अगर कोई यूरिनरी सिम्टम्स है, हम उसको PSA कराते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, और उसमें अगर वो 4 से ऊपर ज़्यादा है तो ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो अगर वो ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो फिर हम एक उसका बायोप्सी करते हैं। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ सालों से, 1 to 2 decades से, तो हमारे डायग्नोसिस बढ़ गया। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, डायग्नोस्टिक मेथड्स आसान हो गए हैं, तो इसलिए अब देखा जा रहा है कि कैंसर ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है। और अच्छी बात ये भी है कि अभी हम अर्ली स्टेज में इसको पिकअप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में हम प्रोस्टेट कैंसर को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक लोकलाइज स्टेज, जो कि प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर है। एक होता है लोकली एडवांस्ड, जो प्रोस्टेट की तरफ हाथ चला गया, आसपास के ऑर्गन्स में चला गया। और तीसरा होता है मेटास्टेसिस, जो कि पूरे बॉडी में फैल गया। अगर उसकी रेशियो देखें, पहले अभी अमेरिका में की हम बात करते हैं, अगर जिसको हम नंबर 1 पे मानते हैं प्रोस्टेट कैंसर इंसिडेंस एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन में अराउंड 100 से 120 पर लाख पॉपुलेशन क्या होता है। बिग नंबर। हमारे यहाँ जो है अभी वो 8 to 9 के अराउंड है, उससे कम है। लेकिन अगर आप हमारी पॉपुलेशन की वो देखें, कितनी हमारी पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन, तो नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया में चाहे हम देखें रेशियो, उस हिसाब से हम बोले कि अमेरिका का ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट हमारे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ही उनसे बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो परसेंटेज है, अमेरिका की बात करते हैं, लोकलाइज्ड परसेंटेज उनके पास आता है अराउंड 50 to 60%, जो कि अच्छी बात है। ये अगर कैंसर पहले फेज में आता है तो आप जल्दी ठीक कर सकते हैं, पेशेंट मिल जाएगा। दूसरा जो फेज होता है लोकली एडवांस्ड, वहाँ पर वो अराउंड 20 to 25%, और जो लास्ट फेज होता है वहाँ पर 10 to 15% ही होता है। इंडिया में उसका रिवर्स है, जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट। तो आपके पास जो भी पेशेंट है वो 3rd या 4th स्टेज में, 3rd स्टेज वाला जो मेटास्टेसिस फेज जो है, इंडिया में ज़्यादा 50-60% वही आता है हमारे पास। तब तक सारा मतलब ट्रीटमेंट का जो फेज था हमारा वो खत्म हो चुका था, मतलब जिसमें क्योर कर सकते हैं। लोकली एडवांस वाला हमारे पास 30 to 25 to 30% आता है, और लोकलाइज जो सबसे बेस्ट फेज जिसमें हम उसको ठीक कर सकते हैं, वो 10 to 15% ही होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल रिवर्स है, and that's why we have lot of morbidity and mortality because of prostate cancer. लेकिन फिर आपको नहीं लगता है कि अब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, और जैसे कि आपने PSA टेस्टिंग के बारे में भी बताया कि वो भी रेडीली अवेलेबल है, तो फिर नंबर्स क्यों इतने ज़्यादा है 3rd स्टेज में? इसका रीज़न ये है कि पहले से हम थोड़ा बेटर हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो अधिकांश पॉपुलेशन जो टायर 2, टायर 3 सिटीज और सब अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में है, वहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा है। अभी तक जो हम मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में फिर भी अवेयरनेस है कैंसर के बारे में, करेक्ट, बट टायर 2, टायर 3 सब अर्बन और रूरल एरियाज में अभी भी हालत बहुत खराब है। तो आई थिंक इस तरह के पॉडकास्ट अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो इसका मेन एम यही है कि आप लोगों को अवेयर करना। प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी को डायग्नोसिस बराबर टाइम से कर लेते हैं तो क्योर कर सकते हैं, इसके लिए हमें समय पर आके जांच करना। सो ये जो PSA टेस्टिंग है, ये किस तरीके का टेस्ट होता है?
पीएसए टेस्ट क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इससे ये सीक्रेट होता है, केमिकल्स का नाम होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। बिनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंस होता है कि जो मेलिग्नेंट प्रोस्टेट होगा उसके अंदर पीएसए लेवल हम कट ऑफ रखते हैं 4 से ज़्यादा, इन एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम पीएसए टेस्ट करते हैं, एक ब्लड टेस्ट सिंपल सा टेस्ट है, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइवेट में वो सस्ता सा है, बहुत मुश्किल महंगा या मुश्किल नहीं है। उसमें यूरिन एग्जामिनेशन भी करते हैं। अगर कल्चर आपका नॉर्मल है और पीएसए मोर देन 4 है तो आप प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये नहीं कि होगा ही, बट हो सकता है। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। और आजकल इंडिया में हम नई टर्म यूज़ करते हैं स्मार्ट स्क्रीनिंग, क्योंकि स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप सारे मेल्स को स्क्रीन करो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या में। तो स्मार्ट स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम लोग उसी को स्क्रीन करेंगे 50 साल के बाद जिनको सिम्टम्स है, यूरिनरी सिम्टम्स। सो आइडियली आफ्टर 50 पीएसए की स्क्रीनिंग साल एवरी में ईयर एक में होना स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके साथ में एक टेस्ट हम और करते हैं, डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। एक फिंगर हम डालते हैं रेक्टम में जेली के साथ और उसको फील करते हैं उसका कैसा मॉर्फोलॉजी है। ये हर किसी के लिए करते हो? ये मतलब 50 ईयर्स के बाद साल में एक बार। ये भी वही जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है, क्योंकि सभी में करने के लिए फिर पॉसिबल नहीं, इतने हमारे पास डॉक्टर्स हैं ना, हमारे पास इतनी फैसिलिटी है और ना ही पेशेंट्स इतने ना कंफर्टेबल होते हैं कि ये सब कराएं, क्योंकि थोड़ा सा इन्वेसिव होता है। इसमें हम देखते हैं कोई हार्ड नोड्यूल तो नहीं है, अगर नोड्यूल प्रोस्टेट के अंदर है तो फिर एक बायोप्सी करते हैं। सो जैसे कि आपने मेंशन किया कि जिस भी पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स लग रहे हैं आप उन्हीं को रेकमेंड करते हैं कि आपने पीएसए टेस्टिंग करानी चाहिए। तो वो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो जब हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम प्रोस्टेट कैंसर की या उसके सिम्टम्स की बात नहीं करते, हम बोलते हैं जिसको भी यूरिनरी सिम्टम्स है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को यूरिन बार बार जाना रात में, सबसे ज़्यादा सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम ये माना जाता है, जो कि बिनाइन प्रोस्टेट का होता है। यानी जब प्रोस्टेट में कैंसर नहीं है, सिर्फ प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और वो हमारे यूरेथ्रा को, जो एक नली होती है पेशाब की जो प्रोस्टेट के बीच में से जारी होती है, उसको कंप्रेस कर देता है। तो इसको हम बीपीएच बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसको बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक के साथ तो प्रोस्टेट बढ़ेगा, हर एक के मेल में बढ़ता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो यूरेथ्रा को कंप्रेस करना शुरू कर देता है और तब उसको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला सिम्टम आया कि रात में बार बार यूरिन जाना, सबसे कॉमनेस्ट ये होता है, इसको बोलते हैं नॉक्सूरिया। दूसरा होता है कि आप दिन में भी आपको बार बार फ्रिक्वेंसी हो रही है, जैसे आप मीटिंग में बैठे हैं तुरंत आपको जाना पड़ रहा है बार बार, तो ये सेकंड सिम्टम। उसके होता है अर्जेंसी, आपको मतलब सडनली रश करना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो हो सकता है कि लीक ही हो जाएगा। उसके होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मतलब निकल ही गया, आप पहुंच ही नहीं पाए और निकल गए, तो ये हो गया। इसको हम बोलते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। ये एक सबसेट ऑफ सिम्टम्स है, इसको पूरे गैमेट को बोलते हैं लोअर यूनिट सिम्टम्स। इसका एक सबसेट है इरिटेटिव सिम्टम, जो मैंने आपको बताया। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। उसमें क्या क्या होगा, पेशेंट को लगेगा कि मैं यूरिन करने जाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, शुरू नहीं होता एकदम से, इसको बोलते हैं इनिशियल हेजिटेंसी। फिर सेकंड होता है कि मैं यूरिन तो कर रहा हूँ बट मेरा फ्लो बहुत पास गिर जाता है, दैट इज पुअर फ्लो। देन थर्ड इज इंटरमिटेंसी, आपने यूरिन स्टार्ट किया बट कभी फ्लो अच्छा हुआ कभी खराब हो गया, तो इंटरमिटेंट फ्लो हो रहा है। एंड उसके बाद क्या होगा, जब आपने यूरिन पास कर लिया उसके बाद कुछ ड्रॉप्स आपके पैंट के ऊपर गिर जाते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट वाइट ड्रिबलिंग। तो ये उसका एक और सिम्टम हो गया ऑब्स्ट्रक्शन का। और लास्ट होता है कि आप यूरिन करके आए और आपको लगता है कि खाली नहीं हुआ, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। तो मैंने जो आपको सिम्टम बताया ये होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। तो ये दो गैमेट हो गया, इरिटेटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ये तो हो गया प्रोस्टेट से रिलेटेड, बिनाइन प्रोस्टेट। अभी हम कैंसर की बात नहीं कर रहे। तो अगर किसी को भी ये सिम्टम्स हैं तो आपको जरूर पीएसए भी कराना चाहिए। ये सिम्टम्स मतलब जैसे अपने इतने सारे सिम्टम्स, कोई भी एक सिम्टम है, कोई भी एक सिम्टम भी अगर हो तो रहा है आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो यूरोलॉजिस्ट देखकर आपकी स्क्रीनिंग करेगा। उसमें 50 साल से ऊपर के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा कट ऑफ है 50 ईयर्स के ऊपर, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर नॉर्मली 50 साल के बाद देखा जाता है। इसमें एक राइडर है, अगर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, आपके पैटर्नल साइड में, जैसे फादर, ब्रदर या आपके कजन्स को, तो आपको एक रिस्क है कि 40 से 50 इयर्स के एज ग्रुप में भी कैंसर हो सकता है, यानी अर्ली हो सकता है। 40 से स्क्रीनिंग स्टार्ट, तो आपको स्क्रीनिंग 40 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, ओके। तो फिर जैसे कि आपने ये सिम्टम्स बताए जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जी, तो इससे अगर पेशेंट को लग रहा है कि
ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, ये एजिंग की वजह से हो रहे हैं, जी। तो इससे उसको कैसे पता चलेगा कि ठीक है अब ये कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं और अब जी। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि ये सिम्टम्स तो नॉर्मल सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है करेक्ट, उसको भी हो सकता है, किसी को सिर्फ सिंपल यूरिनरी इन्फेक्शन है तो भी उसको हो सकता है, या स्टोन डिजीज़ है तो भी उसको हो सकता है। तो ये सारे आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं, या बिनाइन प्रोस्टेट में भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर में अनफॉर्चुनेटली शुरू के फेज़ में कोई अलग सिम्टम नहीं होता है। जो मैंने सिम्टम आपको बताया इरिटेटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये वाले ही सिम्टम्स उसमें रहते हैं शुरू में। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है और सराउंडिंग ऑर्गन्स में जाता है, तो एक तो सबसे पहले होगा कि आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर, हिमेचूरिया इसको बोलते हैं। डेट मीन्स कि अब वो इरोड कर रहा है अंदर म्यूकोजा में। एक होता है कि जब आप सेक्स करते हैं स्पर्म में ब्लड आ जाता है, इसको हिमेटोस्पर्मिया बोलते हैं। ओके, उसके अलावा कुछ समय के बाद आपको ये लगेगा कि जैसे इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, वो भी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड ये सब लोकल सिम्टम्स हैं। जब एक बार कैंसर स्प्रेड होता है, यानी सबसे पहले आता है बोन्स में, तो उसको पेशेंट को बैक एक स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट साइड जो मेटास्टाइज करता है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो यानी लंबर वर्टिब्रा, पीछे का पेल्विस, इस एरिया में आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। और आगे स्प्रेड करेगा तो लंग में चला जाएगा, तो आपको लंग वाले सिम्टम आ जाएंगे, कफ और कफ स्पूटम विद ब्लड। लीवर में चला गया तो जॉन्डिस स्टार्ट हो गया। तो ये एडवांस सिम्टम्स होते हैं, यहाँ तक तो जाना ही नहीं है। तो वहाँ तो जाना नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट हमारे पास बोनी मेटास्टेसिस लेके ही आते हैं, जब वो पूरा बोन में चला चुका है, तो वो लास्ट फेज होता है। तो इस तरह से मतलब मैंने आपको सिम्टम्स जो बताए ये फेज वाइज बताए। शुरू वाले फेज जो सिम्टम है वो कॉमन है, ओके, तो इसलिए आपको उसका वेट नहीं करना है कि मेरे को तो जब ये सिम्टम आएंगे, खून आएगा, ये आएगा तभी कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। इनिशियल सिम्टम्स में भी कैंसर हो सकता है। तो हमारा एम आपको डराना नहीं है, हमारा एम सिर्फ आपको अवेयर करना है कि आपको अपने आप को चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि आई फील दैट प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अर्ली अगर डिटेक्ट कर लिया जाए जी, तो उसका क्योर 100% है। बिल्कुल, ये आई थिंक सभी कैंसर्स में लागू होता है, बट प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा लागू होता है। हाँ। क्योंकि एक बार ये कैंसर स्प्रेड हो गया, डेफिनेटली इसकी मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो हम वो विंडो पीरियड मिस कर देते हैं जब हम उसको क्योर कर सकते हैं। सर ये जो आपने सिम्टम्स मेंशन किए ना, आई टेल यू इवन इफ द मैन इज फेसिंग दिस सिम्टम्स, उन लोग वो इग्नोर करते हैं। वही प्रॉब्लम है दैट जाके दे आर नॉट वोकल अबाउट इट, इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करते। और उसके ऊपर अगर ये भी है लोगों में कि अगर PSA टेस्टिंग करा ली तो शॉर्ट कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, एंड देन यू विल लैंड अप इन अ सर्जरी। मतलब यूरोलॉजिस्ट जो है आपका वो बोलेगा कि सर्जरी करा लो, इसीलिए भी काफ़ी लोग जाके टेस्टिंग नहीं कराते हैं। जी, तो लोगों में वो डर है। तो डर ये है कि मैं डायग्नोसिस नहीं कराना चाहता, पता लग गया तो फिर तो मेरे को कैंसर के ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। करेक्ट। और हमारे माइंडसेट में कि कैंसर का मतलब बहुत बड़ी चीज़, ऑफ कोर्स बड़ी चीज़ है, बट इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। राइट। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है हमारी कंडीशंस इंडिया की पहले से बहुत बेटर है, हेल्थ कंडीशन, और अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। अभी हम आपके कैंसर को बड़े अच्छे ट्रीट कर सकते हैं और आपको क्योर कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड आप हमारे पास समय पर आएँ। सो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसका PSA 4 से कम है, जी, क्या उसको भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये ऐसा भी हो सकता है कि PSA लेस देन 4 है फिर भी कैंसर हो सकता है। वो बड़े रेयर केसेस होते हैं, बट होते हैं। जैसे कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक कैटेगरी होता है प्रोस्टेट कैंसर का, जिसमें PSA कम सिक्रीट होता है। तो उसमें, लेकिन उसमें क्या होगा जब हम DRE करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ बोला था। DRE में हमें वो हार्ड फील हो जाता है। तो PSA लेस देन 4 भी इज नॉट ए गारंटी कि आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम देखते हैं PSA बढ़ता है। तो ये एक अच्छा एक साइन है कि हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा सस्ता सा मार्कर है जो हम करके चेक कर सकते हैं। जो बहुत ही कम पेशेंट्स होंगे, लेस देन 5%, जिसमें PSA नहीं बढ़ा और कैंसर है, ऐसा बहुत कम। अंडरस्टूड। सो जैसे अभी जैसे पेशेंट आ गया PSA हाई लेकर और आपको लग रहा है कि अब इसको कैंसर होने के चांसेस है, सो हाउ डू यू काउंसिल द पेशेंट कि अब आगे क्या प्रोसेस होनी चाहिए? जब पेशेंट हमारे पास आया और हमने देखा, हमने इसके सिम्टम PSA किया, PSA बढ़ा आ गया, मैंने आपको बताया था कि कल्चर ज़रूर कराना है साथ में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़्यादातर PSA बढ़ने के और भी कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है यूरिनरी इन्फेक्शन, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने रिसेंटली कोई सिस्टोस्कोपी कराई है, कोई प्रोसीजर कराया है, कोई सर्जरी करा ली आपने,
उसमें पीएसए बढ़ सकता है। ओके तीसरा, एक क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें इन्फेक्शन एक्यूट नहीं होता, प्रोस्टेट के अंदर जाके डीप सीटेड होता है, उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। ये कुछ कारण है जिसमें प्रोस्टेट कैंसर के बिना भी पीएसए बढ़ सकता है। अंडरस्टूड बट सपोज पीएसए बढ़ा हुआ आया, मैंने इन्फेक्शन रूल आउट कर दिया, तो मैं पेशेंट काउंसिल करता हूँ कि देखिए आपको हमें ये इन्वेस्टिगेशन करा के देखना है कि कैंसर है कि नहीं। इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अनलेस वी फाइंड आउट कि कैंसर है तभी तो हम ट्रीट करेंगे। और अगर हमने इसको मिस कर दिया देन ऑफ कोर्स इट कैन स्प्रेड। तो इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले डायग्नोसिस हो जाए। सो उसके बाद हम उसको काउंसिल करते हैं कि आजकल हम नया कॉन्सेप्ट है कि हम पहले एमआरआई करते हैं। जब हमारा पीएसए ज़्यादा आता है मोर देन 4, हम एक मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर का एक पायरेट स्कोर होता है। पायरेट स्कोर से पता लगता है कैंसर होने की कितनी संभावना है। अंडरस्टूड पहले क्या होता था कि सीधा बायोप्सी करते थे सभी में, जिसमें पेशेंट को डर लगता था कि मेरा पीएसए ज़्यादा आया तो डॉक्टर साहब मेरी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी से लोग डरते थे और वो पेनफुल प्रोसीजर था, इन्वेजिव था। अब हमारे प्रोटोकॉल में आ गया कि हम पहले मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई करेंगे। अगर उसमें जो स्कोर है वो 3 और 4 है, 3, 4 और 5, अगर 3 से ऊपर है तभी हम उसको बायोप्सी के लिए नॉर्मली जाते हैं। ओके 1, 2 में नॉर्मली हम उसको अवॉइड करते हैं। अंडरस्टूड 3 इज अ ग्रे जोन। तो अब हमारे पास एक पैरामीटर जो हम यूज़ कर सकते हैं कि वेदर टू गो फॉर बायोप्सी और नॉट। तो नॉट ऑल द पेशेंट विथ रेस्ड पीएसए विल गो फॉर बायोप्सी, स्पेशली जब उनका पीएसए 4 to 10 के बीच में। अंडरस्टूड ये एक रेंज है, Understood. ये ग्रे जोन होता है। 4 to 10 के बीच में मल्टीपैरामीट्रिक एमआरआई करके ये देख लेते हैं। अगर आपका पैरेट 4, 5 है तो बायोप्सी करेंगे। 1 और 2 पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, वी कैन फॉलो। तो एक तो ये हो गया। तो हमने एमआरआई किया, उसमें हमारा पैरेट स्कोर आया, हमने बायोप्सी कर दिया। बायोप्सी भी आजकल बड़ा इजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी से करते हैं। ट्रस्ट गाइड बायोप्सी होता है, 12 कोर्स निकालते हैं और कैंसर के बारे में पता लग जाता है। बायोप्सी जब आ गई पॉजिटिव, अब मेरे को उसको काउंसिल करना है, भाई आपका कैंसर तो आ गया, अब मुझे इसको स्टेज करना है। राइट स्टेज का मतलब है कि कहाँ कहाँ कैंसर फैला है। एक तो लोकल रीजनल, जो मैंने एमआरआई किया था मुझे लोकल तो पता लग गया कि प्रोस्टेट के बाहर होता है एक सेमिनल वेसिकल होता है, एक रेक्टम होता है, एक ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें तो नहीं गया, और लिम्फ नोड्स, इतना तो मुझे वो एमआरआई बता देगा। अब मैं इसको कराता हूँ पैट स्कैन। एक पीएसए में पैट स्कैन होता है जिससे पता लगता है कि पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ फैला हो सकता है। अंडरस्टूड दैट इज योर मेटास्टेटिक स्टेज, अंडरस्टूड एंड दैट विल टेल यू अबाउट ऑल साइड्स ऑफ मेटास्टेसिस। ओके So that is the final investigation. ओके And then of course we'll go do some blood investigation, X-ray, ECG for other things. And then we stage the disease. It is localized as I told you initially, locally advanced, or it is metastatic. अंडरस्टूड ओके सो जैसे अगर कोई पेशेंट आ रहा है स्टेज 1 या स्टेज 2 पे, तो ये पेशेंट को सर्जरी इन्वॉल्व कंपलसरी है या फिर हम बिना सर्जरी के लिए भी रह सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, स्टेज 1 अगर है लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर, व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। अगर उसमें हम क्या करते हैं, बायोप्सी में हमारे पास एक स्कोर आता है, ग्लीसन स्कोर। वो बताता है हमारे ट्यूमर का कैसा एग्रेसिवनेस। उसमें हम क्या करते हैं कि स्कोर देते हैं, और एक उसमें आजकल हमने इसको ग्रुप ग्रेड बना दिया है। तो अगर आपका 3+3 यानी 6, दैट इज द लोवेस्ट स्कोर। अगर आपका 6 है दैट मीन्स इट इज ए लो रिस्क। आजकल उसको कैटेगराइज करते हैं, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क। 6 इज लो रिस्क। ओके 3+4 या 4+3 जो 7 हुआ वो इंटरमीडिएट रिस्क में आता है, और एनीथिंग विच इज 8 एंड अबव वो आपका हाई रिस्क में आता है। और आजकल एक और कैटेगरी आ गई, वेरी हाई रिस्क, वो और ज़्यादा एडवांस फेज होता है। तो पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर आपका लो रिस्क कैटेगरी है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? एक आपके पास है वॉचफुल वेटिंग या एक्टिव सर्वेलेंस। एग्जैक्टली आजकल एक्टिव सर्वेलेंस टर्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो एक्टिव सर्वेलेंस में हम क्या करते हैं, देखिए पेशेंट को मैंने समझाया कि आपको कैंसर तो आ गया, ये लो रिस्क है। अगर आपको एक्टिव सर्वेलेंस में जाना तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को 3 to 6 मंथली पीएसए रिपीट करते हैं, और बायोप्सी तब करेंगे जब पीएसए बढ़ेगा। सपोज का पीएसए अभी 7 है, हम उसको 6 मंथली रिपीट कर रहे हैं पीएसए, सपोज वो बढ़ के 8 या 9 हो जाता है। उसको एक होता है पीएसए डबलिंग टाइम, एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर पीएसए आपका डबल हो रहा है, सपोज पहले 5 था अब 10 हो गया, तो वो अगर पीएसए डबलिंग टाइम 1 ईयर से कम है, दैट शोज कि ये बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहा है, दैट मीन्स इट इज प्रोग्रेसिव। ओके तो एक वो भी हम टर्म यूज़ करते हैं। ओके और एक हम उसका फिर हम एक बायोप्सी करते हैं। अगर बायोप्सी में प्रोग्रेशन हो गया, सपोज 6 से 7 या 8 हो गया, तो फिर वो सर्जरी के लिए चला जाएगा। ओके तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सर्वेलेंस। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट्स को बड़ा कंप्लायंट होना पड़ेगा।
एवरी 6 मंथली आना पड़ेगा टेस्ट कराने। ईयरली आप बायोप्सी के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं, तो पेशेंट्स के लिए तैयार नहीं हो पाते। अच्छा, प्लस आपको ये माइंड में चल रहा है कि मेरे तो अंदर कैंसर है तो और उनको मैं तो कुछ वो लगता है कि निकाल दो और मैं कुछ कर भी नहीं रहा उसके लिए। हाँ। मैं सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा हूँ हाँ। कि वो बढ़ेगा तो मैं कैंसर और का ट्रीटमेंट restless हो कराऊँ, जाते तो हैं। रेस्टलेस हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। कई एक तो टाइप ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ये नहीं एक्सेप्ट होता कि मैं कुछ भी नहीं करूँ। तो करेक्ट, ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूँ, लेस देन 1% लोग होंगे जो एक्टिव सर्विलेंस के लिए जाएंगे, ओके, ओनली लेस देन। और अमेरिका की बात करें, वहाँ भी 5% से कम ही है। वहाँ भी ज़्यादातर लोग सर्विलेंस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके भी माइंड में वही रहता है कि मेरे को कैंसर आया है तो मैं क्यों उसको लेके बैठा हूँ। Correct. इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप यंग एज है, वही मैं पूछने वाली थी कि अभी आई थिंक एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि सर्जरी या एक्टिव सर्विलेंस के लिए जाना है या कुछ और ऑप्शंस। तो जैसे एज, अब हम यंग की बात करें, 50-60 को हम यंग ही बोलते हैं, जी, दे आर नॉट हाँ, एल्डरली। okay. 50-60s में है तो ये आपकी एज यंग है, आप अच्छे परफॉर्मेंस स्टेटस हैं, हाई परफॉर्मेंस स्टेटस, मतलब यू आर एक्टिव फिट, कोई ऐसी कोमोबिड कंडीशंस नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज द एज ग्रुप जिसमें सर्विलेंस के लिए जा तो सकते हैं, बट ये यही फेजेस में आप सर्जरी भी करा सकते हैं, क्योंकि एक बार वंस यू ग्रो ओल्डर योर परफॉर्मेंस स्टेटस विल डिक्रीज Right. एंड देन यू विल नॉट बी फिट फॉर सर्जरी। करेक्ट, तो ये एक प्रोज एंड कॉन्स हम हमेशा बताते हैं। तो इसलिए लेस देन 1% इंडिया में सर्विलेंस के लिए जाते हैं, अमेरिका में लेस देन 5% जाते हैं, बट ये ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन हो गया सर्जरी, जो हम बात करते हैं। तो सर्जरी का जो रिवोल्यूशनाइज हुआ है वो हुआ है रोबोटिक। जब से रोबोटिक्स हमारे इंडिया में आया है, इट वॉज स्टार्टेड इन 2005 एंड आई वॉज इन एम्स, आई वॉज डूइंग माई रेजिडेंसी एंड वी हैड द फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। एंड उससे पहले हमारे यहाँ ओपन सर्जरी होता था। अभी मैं इंडिया की बात करता हूँ, फिर हम वर्ल्ड पे जाएंगे। तो इंडिया में कई सालों से ओपन सर्जरी होता था, इतना बड़ा इंसिजन लगाते थे, 15 to 16 सेंटीमीटर इंसिजन। सर्जरी के बाद कई महीने तक पेशेंट का यूरिन लीक करता रहता था, 1 ईयर तक भी लीक कर सकता है, और रिकवरी में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते थे। इंसिजन साइड जो होता था वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, हर्निया बन गया, ब्लड लॉस बहुत होता था, तो पेशेंट डरते थे कि हमें सर्जरी करानी ही नहीं। वो एक फेज था, लोगों के माइंड में था कि हमें कैंसर हुआ तो बेटर है कि हम कुछ और ही करें, ये नहीं कराएंगे सर्जरी। ओके, इतना साइड इफेक्ट उनको डर लगता था। जब से ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक्स आया है इंडिया में, ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेट हो गई। अब हम क्या करते हैं जी, रोबोटिक जैसे आप जानते हैं, जैसे मास्टर स्लेव सिस्टम, जिसमें हम पेशेंट को टेबल पर लिटा देते हैं, रोबोटिक आर्म्स को इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे लैप्रोस्कोपी में पोर्ट्स डालते हैं, इसमें भी पोर्ट डालते हैं, बट जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसको कंट्रोल वाया रोबोटिक आर्म हम अपने लीवर से कर रहे हैं। Okay. Suppose I am sitting here, I am on the console, and like 2 feet from here or 2 meters from here, we have the patient table. Yeah. So now I am moving my levers like you do a 3D game, and these movements of my levers are transmitted via wire to that robotic arms. So the complete control is actually in your hand. So it's a master-slave system. So what we are doing, what is the advantage? Why we use robot in this prostate cancer? It has got 3D vision. See, open surgery में हमें 3D vision होता है, depth perception होता है. Laparoscopy में we don't have depth perception. So सबसे बड़ी बात है depth perception आ गया. उसकी वजह से हमारी सर्जरी बहुत ईजी हो जाती है, नंबर 1. Right. नंबर 2, हमारा मैग्नीफिकेशन 10 टाइम्स हो जाता है. ओपन में जो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं लूप लगाता हूँ, उसे ट्रांसप्लांट करते हैं हम लोग तो लूप लगाते हैं, उसमें भी आपका 3 या 4 टाइम्स होता है. अगर हम लैप्रोस्कोपी करते हैं 3 या 4 टाइम्स, इसमें 10 टाइम्स मैग्नीफाइड होता है. तो आप समझ सकते हैं कि छोटी चीज़ इतनी बड़ी दिखती है तो बड़ा आराम से समझ जाती है. थर्ड थिंग होता है इसकी, इसमें जो इल्यूमिनेशन है, जो लाइटिंग है, वो बहुत बेटर है. और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है रोबोटिक के, वो ऐसे मूव करते हैं जैसे कि मेरा रिस्ट मूव करता है, उसको कहते हैं एंडो रिस्ट, लाइक ओपन सर्जरी. सपोज मैं ओपन सर्जरी कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथ से करता हूँ, तो मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, एंड द मूवमेंट कैन बी 360 डिग्री. Understood. So this is Preciseness बढ़ जाती so है. this 360 degree movements are there in robotic instruments. The laparoscopy instruments, they can move only in 2 directions. Robotic instrument can move in 7 degrees, 7 degrees of freedom. So इसकी वजह से हमारी अब सर्जरी इतनी ज़्यादा एफिकेशियस हो गई है कि पेशाब लीक नहीं करता है. अब मैं पेशेंट के ऊपर आता हूँ कि क्या फ़ायदा होता है. पहले सबसे बड़ी बात की होल्स, छोटे की होल से हम सर्जरी करते तो बड़ा इंसिजन तो खत्म हो गया. नंबर 2, पेशेंट को ब्लड लॉस बहुत कम हो गया. ब्लड लॉस कम हो गया तो ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता. पेशेंट का पेन रिलीफ बहुत हो गया, क्योंकि छोटे छोटे इंसिजन तो पेन भी कम होगा. रिकवरी फास्ट होती है. डिस्चार्ज हम पहले करते थे 2 हफ्ते 3 हफ्ते, अब हम
सेकेंड थर्ड डे डिस्चार्ज कर देते हैं, अंडरस्टूड 24-48 आवर डिस्चार्ज हो जाता है। पेशेंट का जो फोलीज एक लगाते हैं सर्जरी के बाद, पहले हम निकालते थे 4 हफ्ते में, अभी हम 7-10 डेज में सर्जरी फोलीज निकाल देते हैं। तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो गई। पहले रिकवर होता था महीने से 2 महीने, अब रिकवर हो रहा है 7 डेज में। तो ये फ़ायदे पेशेंट को मिल रहे हैं। ओके एंड दैट्स वाई नाउ पेशेंट आर नॉट अफ्रेड ऑफ अंडरगोइंग सर्जरी। सर्जरी रेट ऑफ तो- सक्सेस बढ़ गया सो नाउ सबसे बड़ी बात कॉन्टिनेंस, यूरिनरी कॉन्टिनेंस जो हम बात कर रहे थे कि पहले लीक करता रहता था, अब वो पहले 1 महीना 2 महीने 3 मैक्सिमम 3 मंथ्स में टोटली कॉन्टिनेंट। बट देन दिस यूरिनरी कॉन्टिनेंस या जो भी साइड इफेक्ट्स है वो प्रोस्टेट रिमूवल की वजह से है, राइट? So what happens when we remove the prostate gland? We have a sphincter. एक स्पिंक्टर होता है जो कि हमारे कॉन्टिनेंस को कंट्रीब्यूट करता है। राइट So when we remove the prostate gland, our role is to do minimum injury to this sphincter. This is a voluntary muscle. ओके This is like a muscle. Like we go to gym and we do the bicep triceps. So that muscle is there right at the base of the prostate. Where the prostate is there, right there, this is like a horseshoe shaped muscle. So when I remove the prostate and if I injure this muscle, it will cause incontinence. अंडरस्टूड So now my job is to preserve this muscle. Now open surgery में हमें दिखता ही कुछ नहीं है, राइट लेकिन डेप्थ में हम सर्जरी करते हैं। प्रोस्टेट कहाँ होता है? इतना डीप पेल्विस, उसके अंदर जाके ये प्यूबिक बोन है, उसके अंदर वो बैठा होता है। आप समझ सकते हैं कि आपको दिखेगा ही कुछ नहीं माने Understood. अगर आप ओपन कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपी में भी इशू क्या है कि आपके इंस्ट्रूमेंट मूव नहीं करते, रोबोटिक्स में सब मूव कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि अब मेरे को मसल दिख रही है बड़े आराम से। अब आई विल प्रिजर्व दिस मसल, so that's why continence will improve, क्योंकि that muscle is not damaged. If you damage this muscle, patient will become incontinent. ओके That is number 1. हाँ Continence बढ़िया हो गया। Number 2 हो गया erection. Now those who are sexually active before surgery, of course they would like to be active after surgery also. अंडरस्टूड तो पहले तो सर्जरी होता था ओपन सर्जरी, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स नर्व्स होती हैं जो प्रोस्टेट के ऊपर जारी होती हैं, एंड दे सप्लाई योर पेनिस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन। We call them cavernosal nerves, and these are neurovascular bundles. So these nerves we are preserving during surgery because we can see them. ओके Open में हमें दिखता ही नहीं है, अंडरस्टूड हाँ लैब में भी नहीं दिखता इतना, but robotics में we can see them. So when we preserve these bundles, patient can have post-op erection after some time. 3 months 6 months में erection वापस आए। ओके तो ये तो हो गया सेकेंड टाइम कि ये सेकेंड एडवांटेज, कॉन्टिनेंस एंड पोटेंसी। और थर्ड दैट इज ऑन्कोलॉजिकल एफिकेसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि Understood. कैंसर कंट्रोल पूरा होना चाहिए। जी वो हमारा ओपन के इक्वलेंट है, क्योंकि हम लोग पहले एक मिथ था कि भी रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो ऑन्कोलॉजी अच्छा नहीं होगा, एफिकेसी अच्छा नहीं होगा। मार्जिन्स इसको कहते हैं, एक तरह से समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पॉजिटिव सर्जिकल मार्जिन्स। सपोज मैं कैंसर निकालता हूँ तो उसमें आता है कि जो आपके सरफेस है उस पर कैंसर दिख रहा है। अगर वो कैंसर दिख रहा है इसके अलावा आपने ट्यूमर अंदर छोड़ दिए, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ऐसे चांसेस बहुत कम है कि हम ट्यूमर को अंदर छोड़ेंगे। ओके तो ये ऑन्कोलॉजिकल एफिकेसी बढ़ गई। ओके ओके तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रोबोटिक आने से ये सारे पैरामीटर जो मैंने आपको डिस्कस किए, ऑन्कोलॉजिकल एफिकेसी, पोटेंसी एंड कॉन्टिनेंस, तीनों हमारे बेटर हो गए और पेशेंट की मॉर्बिलिटी कम हो गई, मोर्टेलिटी तो ऑलमोस्ट जीरो है। राइट तो दैट्स वाई नाउ पेशेंट्स आर कमिंग फॉर सर्जरी। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया लो रिस्क में। तो एनी डे ये ट्रेडिशनल सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी बेटर, ऑलवेज बेटर देन द ओपन सर्जरी। बट देन ऐसे कॉस्ट वाइज देखा जाए तो So that's when you talk about pros and cons of robotic surgery, that is against the robotic surgery cost. But you know, whatever you in today's era, whatever you want advancement, you have to pay the cost, it's right? true. Whether you go for bullet train, want to go to Mars, you want to go to moon, you have to spend money. Now, similarly for health sector, you want to have advancements in your health system, you have to pay, and that's why cost is one thing which is the biggest hindrance for access of the robotic system for our common population. हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रोबोटिक्स है, बहुत ही हाई फाई टर्मिनोलॉजी है, ये हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। So you're right. So what is happening now? जितने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उसमें उनमें सब सरकार ने रोबोटिक्स को लगवाया है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग एट वेरी सब्सिडाइज रेट. So there they can access the robotic facilities.
Private, definitely the cost is very high, and therefore you need some insurance to pay for that. So that is something which is the only thing which goes against the robotic system is the cost, and we agree. But the thing is, as more and more robotic systems are coming into the country, now cost will go down, because when there is competition, the cost will definitely go down. That's true. And that's why our government is now also planning to give permission to other robots in India, जिससे हमारा कॉस्ट कम हो जाए. अभी क्योंकि Yes, हमारे that's इंडिया a में good 3 या idea. 4 रोबोट्स हैं कंपनीज के, और रोबोट्स भी आ सकते हैं. तो ये कॉस्ट वाला इशू हमेशा रहता है, बट आई थिंक इवेंचुअली इट विल कम डाउन. इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, लेप्रोस्कोपी. व्हेन लेप्रोस्कोपी वाज स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड 20 years बैक, देयर वाज वेरी ह्यू एंड क्राई कि ये बहुत कॉस्टली है एंड इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. सेम थिंग जैसे रोबोटिक्स के बारे में, एंड इसके बारे में भी था कि ये कॉम्प्लिकेशन करेगा, ये करेगा, इसको नहीं करना चाहिए. देयर वाज बिग रेजिस्टेंस अमंग द सर्जन्स, दो सर्जन्स विद द ट्रेडिशनल सर्जन्स. 25 डाउन द लाइन अब क्या स्टेटस है? हर एक छोटे से छोटे टायर 2 टायर 3 एरियाज में आपके पास लेप्रोस्कोपिक सिस्टम है. होना चाहिए. So this is going to happen with robot also. Another 10-20 years, we'll have robot which is subsidized rate. Maybe the Indianized robot will also come. Make in India, the campaign will started by our government of India. We'll have some government of India robot which is much cheaper. But eventually we will have robot. So robot has to be there for our patients. क्योंकि बेनिफिट्स भी ज़्यादा है ना उसके कंपैरेटिवली. We don't have any alternative right now. ओके. That's why robotics is must, especially for these kind of cancer cells. So sir, that मतलब मैंने when I was reading about you, I read that you are internationally renowned for this robotic surgeries. तो आपको कितना टाइम लगा to get a hang of this robots? So मेरी जो ट्रेनिंग था रोबोटिक का started in AIIMS. When I told you that I was a resident there, urology resident, when we got the first robotic system of the country. And my professor, Dr. N.P. Gupta, Dr. Hemal, they are like two pioneers of robotics in the country. They were doing the surgery and I was assisting them. So that was my first training, basic training. After that, then I decided that I should go to US, because that was the hub of robotic surgeries, because it was started in US only. So I went to Dr. Vipul Patel, who is one of the best robotic surgeons in the world, who has done the maximum number of robotic surgeries in the prostate in the world. Okay. He's done now 25,000. That is a record which I think nobody can break. Wow. Because in USA, prostate cancer is so much prevalent. That's true. In India, we don't get so much as Correct. they get. Correct. So I went there for a clinical fellowship. I came back, and then we started our first robotic system in Central Health Services in Safdarjung Hospital. So I got my training first in the AIIMS, I said, as a basic training, but my final, I can say, polishing was done by Dr. Vipul Patel when I was with him in USA. And now I am proctoring many of our young surgeons so that they don't have to go to US just to learn robotics. That's what. And we have a lot of opportunities here in India to learn, and that's why we do a lot of live surgeries demonstration across the country, just to teach them. Okay. How can you do this kind of surgery. And we also do live surgery webcast. So that is something which is a teaching tool, and we use the health ministry portal, and through that we show to 52 colleges of India, which are the Institute of National Importance. Wow. And 20 different countries. So we show them robotic surgery, lab surgery, and they learn. So this is something I'm doing, and the journey is still going on, because I feel that whatever you have learned, you should always give it to your juniors so that they can also grow. You are really serving the nation, huh? So I think everybody is trying to serve the nation in their own. That's true. And I think we all should try, especially for medical profession. I feel we still are lagging behind as compared to Western country, because of some issues are there which need to be solved. But I think with the current government of India, they are very pro healthcare professionals, and I think the technology is here to grow. That's true. And Slowly we have it's to coming live up. with the technology and to grow with the You technology. have to trust your doctor. Yeah. Trust their choices. I mean, trust their recommendations. So this was all about the surgery part in prostate cancer patients. जिनके लिए ये सर्जरी एप्लीकेबल ही नहीं है, उनके लिए क्या अदर ऑप्शंस हो सकते हैं? So here just want to mention कि सर्जरी के अलावा भी एक ऑप्शन होता है रेडियोथेरेपी. So just because I'm a surgeon, I should not say negative things about radiotherapy, but
यस दैट इज योर ऑप्शन फॉर लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर। एक थर्ड ऑप्शन होता है रेडिएशन थेरेपी, वो भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उसमें पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं एंड देन पेशेंट डिसाइड्स कि मैं किसके लिए जाना चाहता हूँ। बट इवेंचुअली आई कैन टेल यू, if I tell 100 patients, or out of 100 patients in the country, 70 to 80% will go for surgery. Okay. Only few will go for other options. Similarly, in America, same thing happens. The surgery is the first choice for most of the patients. So that is one. Now suppose we have a category of patients who are already locally advanced or they are metastatic, stage 2, stage 3. So stage 2 में still we can do surgery, बट सर्जरी के साथ में हमें रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी देना पड़ेगा, बिकॉज वन ट्रीटमेंट कैन नॉट बी सफिशिएंट फॉर दैट डिजीज. बट इफ इट इज स्टेज 3 which is metastasis, then surgery has no role. Okay. Then what you do, you offer them first is the hormonal treatment. That means the testosterone hormone is the fuel for this prostate cancer. You have to cut down this fuel. How do we cut down? There are two options. Either we give them injections which are 3 monthly, 6 monthly to cut down this testosterone levels in the body, or we can remove the testes, which is known as orchiectomy. Understood. So either of these two we can do and remove the hormones from the body. That can cause a decrease in the growth of prostate cancer. So that is the first option. Then of course we have chemotherapy drugs. We offer them chemotherapy drugs and then immunotherapy. So there are 3 levels. Understood. We can give them. So this is for last stage. लास्ट स्टेज. ओके. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे मेन में पोस्ट सर्जरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू हो जाता है या फिर टेस्टोस्टेरोन एकदम ही डेफिसिट हो जाते हैं, सो ये उनके इमोशनल या मेंटल हेल्थ पे कैसे असर करता होगा? Definitely, it is really causes a lot of psychological issues, and that's why we have to counsel them कि castration करना और इंजेक्शन लगाना is not a very simple task. Exactly. It has got lot of side effects. In our terms, we call it ADT, and androgen deprivation therapy. Now it has got lot of side effects. सबसे कॉमन साइड इफेक्ट यही है कि टेस्टोस्टेरोन हट गया आपकी बॉडी से, you will have loss of libido, number 1. Your erythropoiesis will go down, your hemoglobin will go down. Number 3, आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, so you will have hypocalcemia, and then some of them will develop gynecomastia. No, so all these affect their psychology, and they have hot flashes. No, just like females have menopause. So it is induced andropause. Because we have removed the hormone. So we have to counsel them. We have to give them medications appropriately to treat these symptoms. तो जिसको भी हम एडीटी स्टार्ट करते हैं उसको काउंसिल भी करते हैं, and we always take their psychiatric counseling and psychiatric evaluation also, because our psychiatrists and psychologists, they eventually tell them that you can have anxiety, you can have some mild depression because of all this psychological, but you have to live with it and you have to come out of it. Exactly. And then they need social support. That's true. Because they feel that they are having something which is not normal, those kind of flashes and those feelings, so they need social support also. So of course, so it is a multidisciplinary approach. Doctors, then we need dietitians, then we need psychiatrists, and of course we have a team of the other physicians who can support them. वही है that men doesn't like to talk about their vulnerabilities, I feel. तो इसलिए भी उनके लिए ये और डिफ़िकल्ट हो जाता होगा. सो नाउ कमिंग टू लाइफस्टाइल चेंजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे जिसकी लाइफस्टाइल अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जब वो यंग होते हैं, अगर वो अच्छी नहीं होती है, सो क्या उनमें ये प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेटर ऑन इन लाइफ? Yeah, that's a very good question. So what are the risk factors? We're talking about risk factors. Those who have a sedentary lifestyle, of course, they will have more BMI and they are obese or overweight. It has been found that obese patients, they have higher risk of getting aggressive cancers. That includes prostate cancer also. So definitely, अगर आप obese हैं, sedentary lifestyle जीते हैं, तो आपको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि aggressive होगा. और नंबर 2, जो ट्रीटमेंट हम आपको देंगे उसका रिस्पॉन्स भी कम आएगा. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. तो 2 डबल आपको नेगेटिव्स हैं. एक तो आपका एग्रेसिव कैंसर है और दूसरा आपका रिस्पॉन्स जो आएगा वो भी कम आएगा. सपोज आपको मेरे को सर्जरी करना है, एक एग्जांपल देते हैं, बट आप इतने ओबीज हैं, अभी आप गेट पेशेंट 35+, तो सर्जरी करने में तो डिफिकल्टी आएगी, एनेस्थीसिया में डिफिकल्टी आएगी, तो आपका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा. तो देयरफॉर आई थिंक लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैंसर्स इंक्लूडिंग प्रोस्टेट कैंसर.
और मैं हमेशा अपने पेशेंट को बताता हूँ कि अगर आपको कैंसर हो गया, अपने जो उनके जो बेटे हैं, उनके जो भाई हैं, उनको आपको अभी से एक्टिव कर देना है। राइट एक तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, जी 30 मिनट्स मिनिमल। हम बोलते हैं हाइड्रेशन अच्छा रखिए। तीसरा हम बोलते हैं कि फ्रेश फूड खाना है, कोई प्रिजर्व फूड नहीं खाना, क्योंकि जो भी प्रिजर्वेटिव होता है उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं। एंड दैट्स वाई अमेरिका में जो इतना रैम्पेंट कैंसर है उसका कारण भी यही है कि वहाँ पर जंक फूड बहुत खाया जाता है। एग्जैक्टली हाँ तो हमारे इंडिया में एटलीस्ट अभी थोड़ा कल्चर है, तो वी डोंट गो फॉर दैट मच, बट यस सम आवर यंगर जनरेशन आर नाउ मोर एंड मोर प्रो फॉर दिस जंक फूड। वी हैव टू टीच देम कि आपको फ्रेश फूड ज़्यादा खाना है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वो फैमिली हिस्ट्री वाली एक रिस्क फैक्टर है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपको कैंसर, और स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये जो सबसे कॉमन हम बात करते हैं, ये प्रोस्टेट कैंसर में भी एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर आप- यंग एडल्ट्स में भी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी, इंडिया में तो आपको पता है कि कितने लोग स्मोक करते हैं, बिकमिंग एन एपिडेमिक नाउ। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एंटी यूथ की कैंपेन स्टार्ट की थी, नो टोबैको 2.0। एंड इसमें हमारा फोकस यही था कि हम अपने यूथ को जगाएं कि ये स्मोकिंग नहीं करना है। राइट लोगों को लगता है इसको पी के आपको कोई किक मिलता है। दैट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन, यू नो, इट इज़ नॉट अ किक, इट इज़ Right. बेसिकली पॉइजन। तो राइट टेकिंग द पॉइजन इनसाइड योर बॉडी। और जो कैंसर की हम बात करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, देखा गया जो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोक करते हैं, उनमें भी एग्रेशन ज़्यादा होता है कैंसर का। ओके ओके एंड अगर योर बॉडी इम्यूनिटी गोज डाउन, so again two negatives. One, your cancer is more aggressive, and then your treatment will not affect you. दैट्स करेक्ट। ऑल्सो मैंने जैसे कि आप प्रोस्टेट की बात करते हैं, तो प्रोस्टेट जो है एज रिलेटेड कंडीशन है। सो इज़ इट कि अगर आप ज़्यादा जी रहे हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं? डेफिनेटली, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इंडिया की जो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, थैंकफुली इट हैज इंक्रीज्ड। So now initially it was used to be 60, 62. Now it is 73 plus. If you live longer, definitely chance of getting cancer prostate is higher. क्योंकि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है 50 साल के बाद स्टार्ट होता है रिस्क, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता जाता है। तो डेफिनेटली अब इंडिया में, क्योंकि हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी अगले कुछ सालों में, तो विल सी मोर एंड मोर प्रोस्टेट कैंसर्स। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हम उनको अवेयर बनाएं और वो अपने आप को टेस्ट कराएं, हाँ, अर्ली अर्ली डिटेक्शन डिटेक्शन करें, स्क्रीनिंग करें। इसको कहते हैं स्मार्ट स्क्रीनिंग, मैंने आपको बताया, जी एंड अर्ली डिटेक्शन। इसी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई प्रिवेंशन का कोई ट्यूमर वैक्सीन नहीं आई है। अभी अंडरस्टूड। तक एक ट्यूमर वैक्सीन की हम बात करते हैं, वो अभी तक प्रोस्टेट कैंसर के लिए नहीं आई। ऐसी कोई सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर? सो प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो मैंने आपको बताया। वही 3 चीज़ें मैं फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग को बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, एंड नो अल्कोहल, नो टोबैको, एंड फ्रेश फूड, बैलेंस डाइट। ये सबसे कॉमन चीज़ आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं। देन स्क्रीनिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ स्मार्ट स्क्रीनिंग। अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, तो आपको 40 साल के बाद साल में एक बार स्क्रीनिंग करानी। PSA और DRE आप करा सकते हैं 40 ईयर्स के बाद। और नहीं तो 50 साल के बाद तो साल में एक बार कराना ही है। तो अगर आप इतना भी फॉलो करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि अगर आपको कैंसर होता भी, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, बट अगर होता भी है तो बहुत अर्ली फेज में डिटेक्ट हो जाएगा। तो वो आप फिर क्योर कर सकते हैं आप। राइट, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन, इम्प्रूव हो जाएगी या मेंटेन रहेगी? तो हो जाएगी। ओके, सो सर लास्टली अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली मेन को दें कि ओपन कम्युनिकेशन विद देयर हेल्थ केयर कितना इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बिल्कुल, देखिए, मैं सभी मेल्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यस, आप अपने परिवार के बहुत बड़े सपोर्ट हैं, एंड इसलिए आपको लगता है कि अब मैं अपनी सारी जो नेगेटिव चीज़ें उसको छुपा के रखूँ, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे मेंटल इश्यूज़ हैं। आजकल हेल्थ में हम फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की बात करते हैं। ट्रू। तो मेल्स में बहुत ज़्यादा, पहले हम सोचते फीमेल्स में ज़्यादा, बल्कि ऑन कंट्री मेल्स में ज़्यादा है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हाँ, इश्यूज। दे आर जस्ट नॉट वोकल अबाउट दे इट। नॉट वोकल अबाउट इट। तो आपको आगे आना है, अपनी जो भी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जाकर एक स्पेशलिस्ट को दिखाना है। मैं आपको फिर वो बताना चाहता हूँ, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो अपनी फैमिली को आप केयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ही मेंटली ठीक नहीं हैं, आपके अंदर जो अंदर वाइब्स आ रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, तो आप फैमिली को क्या सपोर्ट करेंगे जाके।
तो इसी तरह से हम कैंसर की बात भी करते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स हैं जो कि यूरिनरी सिम्टम्स आपको बॉदर कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दो सिम्टम्स आप जाके एक यूरोलॉजिस्ट को अपॉइंटमेंट लीजिए और दिखाइए। और इसमें हमेशा जो फियर है उसको फेस करना चाहिए। अगर आप फियर की वजह से उसको इग्नोर करते रहेंगे तो अल्टीमेटली इसका प्राइस आपको ही पे करना है। That's true. और आप पे करेंगे और आपकी फैमिली पे करेगी, Right. क्योंकि यू आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर फैमिली। That's true. तो आपने आपको बचाएंगे तभी फैमिली को आप बचा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, जैसे आप कहते हैं ना कि आप फ्लाइट में जाते हैं तो पहले अपनी सुरक्षा करिए फिर दूसरी सुरक्षा करिए। Right. तो अगर आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं पहले अपनी सुरक्षा करिए, That's right. तभी फैमिली को सुरक्षा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये मैसेज अगर आपको समझ आता है तो डेफिनेटली आप अपनी केयर करें। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा सेगमेंट है विच इज़ मिथ्स वर्सेस फैक्ट सेगमेंट। तो थोड़े मिथ्स और फैक्ट्स है जो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अभी मैं कहूँगी, एंड यू हैव टू टेल मी वेरी स्पॉन्टेनियसली एंड यू हैव टू कीप द आंसर्स वेरी शॉर्ट एज वेल कि ये मिथ है या फैक्ट है। सो ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। या फर्स्ट वन इज ओनली men about 60 need to worry about prostate cancer. This is a myth because prostate cancer can happen even younger age group. As I said earlier कि 50 साल के बाद हो ही सकता है और 40 से 50 में भी हो सकता है अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है। Sure. So next one, a high PSA level always means prostate cancer. So again ये myth है, क्योंकि हाई PSA कैंसर एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्रीवियस इंस्ट्रूमेंटेशन या सर्जरी हो सकता है, या क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो फर्दर इवैल्यूएशन, फर्दर इवैल्यूएशन करना चाहिए और रूल आउट करना चाहिए कि कोई और कारण तो नहीं है। prostate cancer is slow growing cancer and doesn't require immediate treatment. तो प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग कैंसर तब होता है जब वो लो रिस्क कैटेगरी में आता है। जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे, इंटरमीडिएट रिस्क में स्पीड और बढ़ जाएगी, और हाई रिस्क में तो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोइंग करता है। तो इसलिए ये गलत है कि ये स्लो ग्रोइंग है। अगर आपका हाई रिस्क कैटेगरी में है तो बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है। So your biopsy can tell तो better about तो it. right? बायोप्सी से पता लगेगा कि कौन से कैटेगरी में है, एंड लो रिस्क इनवर्ट हाई रिस्क, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान द ट्रीटमेंट। So eating tomatoes can reduce the risk of prostate cancer. सो टोमेटो हैज़ गॉट लाइकोपीन, एंड लॉट ऑफ मिथ्स की लाइकोपीन खाने से कैंसर को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जितना लाइकोपीन रिकमेंडेड है जिससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है वो इतना ज़्यादा है कि इतने टमाटर आप खा ही नहीं सकते। तो ये एक तरह का मिथ है। इसलिए आप टमाटो खाइए, मतलब नॉट फॉर There's no प्रोस्टेट harm कैंसर, हाँ anywhere. वैसे खाइए आप। हाँ Skin glow करने के जी लिए. जी Next is prostate cancer is hereditary. या डेफिनेटली एक परसेंटेज ऑफ ट्यूमर्स हैं जो प्रोस्टेट कैंसर में हेरिडिटरी होता है। फैमिली हिस्ट्री जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर दो तरह की जीन्स होती हैं। एक होती है ऑन्कोजीन्स जो कैंसर को प्रमोट करती हैं, एक होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कैंसर को इनिबिट करती हैं। और ये जो जीन्स होती हैं इनहेरिटेड होती हैं। तो Understood. अगर उसमें कुछ म्यूटेशंस हैं वो आपके फादर से आपको मिलेगा, या ब्रदर वो उस पैटर्नल लीनिएज से आपको मिलेगा। तो इसलिए ये हेरिडिटरी होता है। Smoking has no link to prostate cancer. सो ये गलत है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो यू आर लायबल टू हैव वेरी हाई रिस्क एग्रेसिव कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, प्लस द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट विल बी आल्सो डिक्रीज। Prostate cancer always leads to impotency. So yes, it can, especially if it is in the advanced phase. But if it is early phase, then it might not affect your potency. Any message for those who are suffering from prostate cancer? So जो दर्शक में सुन रहे हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है। ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है इंडिया में। जो भी ट्रीटमेंट वर्ल्ड में अवेलेबल है इंडिया में अवेलेबल है। आपको जाकर सिर्फ एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और ट्रीटमेंट समय पे कराना है, और उनका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप भी करिए, तभी आप कैंसर से दूर रह सकते हैं। Thank you so much, sir. थैंक यू। That wraps up our today's episode on prostate cancer. Remember that early detection saves life and awareness is the key to prevention. So share this information with your loved ones and let's create a world where no one feels alone in their health journey. If you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful information on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.